तो भाई लोग आज वीडियो थर्ड आ गई है इस प्रतियोगिता दर्पण की, क्योंकि ये वॉल्यूम फर्स्ट है। तो यहाँ पे हमने 2 वीडियो से पहले करा चुके हैं इस वॉल्यूम फर्स्ट की, जो कि हमारे निचोड़ यहाँ पे हम करा रहे हैं। इस पूरे जो बुक है इसका पूरा निचोड़ हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो इससे पहले 2 वीडियो हम करा चुके हैं, जिसने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं समसामयिक वस्तु निष्पेषण, इसके पहले 2 वीडियो हम ले चुके हैं और ये लास्ट वीडियो होने वाली है आज की ये वीडियो। तो यहाँ पे चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत ही जल्द हम यहाँ पे वॉल्यूम 2 की वीडियोस आपके लिए लाएंगे, क्योंकि आज का दिन लास्ट है। यहाँ पे वॉल्यूम 2 ये रहा, इसकी वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। आज ही के दिन हम यहाँ पे सबको कंप्लीट कर देंगे। वॉल्यूम 2 की कुछ वीडियो हम करा चुके हैं, प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे और आज ही शाम तक दोस्तों इसकी भी आपको देखने को मिल जाएंगी। 2 से 3 वीडियो में इसको भी हम समाप्त कर देंगे। तो कल के लिए पूरा पैट एग्जाम के लिए आपका पूरा तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर का पूरा बंडल अच्छे से वीडियो को देखिएगा। छोटे छोटे वीडियोज हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने इसमें लिए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में पहले प्रश्न की शुरुआत होगी प्रश्न नंबर 60 से। क्या है प्रश्न नंबर 60 कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को 2028 में होने वाले लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया गया? ऑप्शन है T20 क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी स्क्वैश या फ्लैग फुटबॉल, ऑप्शन डी। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर होगा कबड्डी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा कबड्डी, ठीक है। तो आज यहाँ पे दोस्तों हम व्याख्या नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। व्याख्या नहीं देखने वाले हैं, सीधा प्रश्न करेंगे। और यहाँ पे आप अपना रिवीजन भी यहाँ पे कर सकते हैं। जो रिवीजन और प्रैक्टिस की दृष्टि से वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले ही आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, पहले ही कमेंट में अपना उत्तर दे दीजिएगा। उस तरीके से आप यहाँ पे अच्छा रिवीजन आप कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे और उम्दा प्रश्न है। लास्ट के दिन है आपका, आज 5 तारीख है और कल को आपका एग्जाम है, कल और परसों। तो ये समझ लीजिएगा, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही कम समय में ज्यादा प्रश्नों को कवर करने की कोशिश हमने यहाँ पे की है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवनियुक्ति राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो नवनियुक्त राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, पंजाब के कलराज मिश्र, तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा और महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताइए जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे राजस्थान के राज्यपाल जो है हरिभाऊ किशनराव बागड़े, ये हैं, याद रखेंगे, ये ठीक है। तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा, ये भी ठीक है। महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन, ये भी ठीक है। पंजाब के कलराज मिश्र नहीं है, ये गलत है। पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो गुलाब चंद कटारिया हैं। कौन है? गुलाब चंद कटारिया, याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये सम्मिलित नहीं है। पंजाब के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। राजस्थान के हरिभाऊ किशनराव बागड़े और तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा और महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आयुष्मान शिक्षा सहायता, इसका पूरा नाम क्या है? आयुष्मान शिक्षा सहायता, आशीष का पूरा नाम है। योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? आशीष योजना जो है, आयुष्मान शिक्षा सहायता योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा? बताइए इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है, बताइए क्या होगा? आशीष योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, याद रखेंगे, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? जो सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी है वो कहाँ आयोजित की गई है? लखनऊ, रांची, नई दिल्ली या भोपाल? बताइए इसमें से क्या होगा राइट आंसर। सशक्त सेना समृद्ध भारत जो है प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा रांची, ठीक है। रांची में आयोजित की गई है सशक्त सेना और समृद्ध भारत प्रदर्शनी, रांची में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जल्दी दोस्तों, बहुत जल्द, क्योंकि समय बहुत कम है तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हम सभी को कवर करेंगे। चलिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक से एक प्रश्न दोस्तों आपको यहीं से प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चिंता मत करिएगा, बस अच्छे से वीडियो को देखिएगा। अगला प्रश्न कि महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की रोकथाम हेतु, महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को रोकथाम हेतु राज्य द्वारा पारित विशिष्ट विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो एक दिशा विधेयक जो है पारित किया गया आंध्र प्रदेश, शक्ति विधेयक महाराष्ट्र, अपराजिता विधेयक पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो विधेयक है, ठीक है, ये सही है या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। जो दिशा विधेयक आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पारित किया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये पूछे भी जा सकते हैं कि दिशा विधेयक किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। शक्ति विधेयक महाराष्ट्र सरकार द्वारा, शक्ति, और अपराजिता विधेयक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि समाचारों की सुर्खियों में रहा BAPALM रेजिमेंट क्या है? BAPALM रेजिमेंट क्या है? नीचे ऊंचाई पर उड़ने वाला तथा हमला करने में सक्षम लड़ाकू विमान, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के उपचार की एक नवीन औषधि, हल्की मशीन गन या एक छोटी नौका। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 65 का राइट आंसर क्या होगा? समाचारों की सुर्खियों में रखा BPALM रेजिमेंट क्या? बताइए क्या है ये? तो इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे क्या होगा राइट आंसर? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के उपचार की एक नवीन औषधि है ये। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के उपचार की एक नवीन औषधि है BAPALM रेजिमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय प्रतिभागियों ने कुल कितने पदक जीते? याद रखेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 की बात हो रही है, तो पूछा है भारतीय प्रतिभागियों ने कितने पदक जीते हैं। यहाँ पे 20, 29, 25 या 30। बताइए कितने? तो 29 सही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 29 पदक जीते हैं। चलिए जिसमें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुल 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण हैं, 9 रजत हैं और 13 कांस्य हैं। 7, 9, 13, याद रखेंगे 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक से अगला प्रश्न है। क्या है प्रश्न? कि पेरिस पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में भारतीय प्रतिभागियों ने किस वर्ग की प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता? एथलेटिक्स, बैडमिंटन, निशानेबाजी या तीरंदाजी। बताइए 67 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे दो चारों में जीता। ऑप्शन ये यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, सभी में जीता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एथलेटिक्स में भी जीता है, बैडमिंटन में, निशानेबाजी में भी, तीरंदाजी में भी, सभी में जीता है। ठीक है, याद रखेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे इसकी व्याख्या जरूर देख लेते हैं। चलिए इसकी व्याख्या जरूर देख लेते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलेटिक्स में 4 स्वर्ण पदक प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में, नवदीप सिंह ने जेवलिन थ्रो में और धर्मवीर सिंह ने क्लोब थ्रो में और सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में और बैडमिंटन में 1 स्वर्ण पदक, नीतीश कुमार निशानेबाजी में 1 स्वर्ण पदक, अवनी लेखरा तीरंदाजी में 1 स्वर्ण पदक, हरविंदर सिंह ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 68वां कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 तथा पेरिस पैरालंपिक्स 2024 दोनों में ही स्वर्ण पदक जीता? अवनी लेखरा निशानेबाजी, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, हरविंदर सिंह तीरंदाजी या सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो। बताइए इनमें से किसने, जो टोक्यो पैरालंपिक्स हुए थे 2020 और पेरिस जो हुए पैरालंपिक्स 2024 दोनों में ही स्वर्ण पदक जीता है, किसने जीता है? कौन है वो भारतीय खिलाड़ी? बताइए राइट आंसर क्या होगा? कौन है वो भारतीय खिलाड़ी? तो याद रखना अवनी लेखरा है निशानेबाजी। ठीक है, कौन कौन है? अवनी लेखरा और आपका सुमित अंतिल दोनों हैं ये। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं। अवनी लेखरा निशानेबाजी में जीता, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो में, दोनों ने ही 2020 2024 दोनों में ये स्वर्ण पदक जीता है, याद रखेंगे। ठीक है, अवनी लेखरा और सुमित अंतिल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि हैजा महामारी और उसकी रोकथाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हैजा महामारी और उसकी रोकथाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2030 तक विश्व को हैजा मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, तो ये भी ठीक, ये ठीक है। ऑप्शन 2 देखते हैं, कथन कथन पहला ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2030 तक विश्व को हैजा मुक्त जो है करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ये तो ठीक है। और दूसरा देखते हैं यहाँ पे, भारत बायोटिक इंटरनेशनल ने हिलकोल नामक ओरल कोलेरा वैक्सीन लॉन्च की, ये भी ठीक है। और बात करें यहाँ पे कि भारत में हैजा के अधिकाधिक मामले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रिपोर्ट किए गए, तो ये तीनों यहाँ पे ठीक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी ठीक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76वां प्रश्न कि समाचारों की सुर्खियों में रहे चांदीपुरा वायरस, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चांदीपुरा वायरस, पहला कथन है चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस से गुजरात में मस्तिष्क में सूजन के अनेक रोगी पाए गए। दूसरा, इस विषाणु से एक्यूट एनाफिलाक्सिस सिंड्रोम AES जिसको बोलते हैं एक्यूट एनाफिलाक्सिस सिंड्रोम नामक रोग होता है। और तीसरा कथन है इसके कारण बुखार सिर दर्द, इसके कारण बुखार सिर दर्द एंसेफेलाइटिस के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण रोगी को दौरे पड़ते हैं, वह कोमा में जा सकता है तथा उसकी मृत्यु हो जाती है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो तीनों यहाँ पे कथन ठीक है, तो इसलिए आंसर नंबर सी सही होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दोस्तों यहाँ पे ज्यादातर ये सभी सही होते हैं, क्यों? यहाँ पे जानकारी आपको दी रही है ताकि आप अच्छे से चीजों को कवर कर पाए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर के अनुप्रयोगों में शामिल है इंटीग्रेटेड आईसी डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन, पैकेजिंग एवं टेस्टिंग, कच्चे माल का उत्पादन, वेफर फैब्रिकेशन। बताइए सेमीकंडक्टर के अनुप्रयोग में क्या क्या शामिल है?
ठीक है, 4 आपके सामने कथन हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन ये भी शामिल है, पैकेजिंग एवं टेस्टिंग ये भी शामिल है, कच्चे माल का उत्पादन ये भी शामिल है और वेफर फैब्रिकेशन ये भी शामिल है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत जल्द, बहुत ही कम समय में दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हमें कवर करना है क्योंकि आज अंतिम समय है, अंतिम दिन है आज। चलिए, और अंतिम मौका है आपके पास। चलिए 72वां देखते हैं, मालपे एवं मुल्की, मालपे एवं मुल्की के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, मालपे और मुल्की 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक युद्धक उथले जल क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें जहाज हैं। इनका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा किया गया है। और सी है, इन्हें 9 सितंबर 2024 को CSL कोच्चि में जलावतरण किया गया। डी है, ये दोनों जहाज माहे वर्ग के INS माहे वर्ग के हैं। तो बताइए चारों विकल्पों में से क्या इसके बारे में जो है यहाँ पे सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी, इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा किया गया, ये गलत है। बाकी सब ठीक है। ठीक है, याद रखेंगे। इसका निर्माण की यदि हम बात करें तो इसका निर्माण जो है मालपे और मुल्की का निर्माण जो है मैसर्स कोचीन, ठीक है, किसने किसने किया है इसका निर्माण? मैसर्स मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। याद रखेंगे, मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखेंगे। भारत सरकार ने 23वें विधि आयोग का गठन कर दिया है, यह किस दिनांक से प्रभावी है? 23वें विधि आयोग का देखिए गठन कर दिया गया है और ये किस दिनांक से प्रभावी है? 1 जुलाई 2024 से, 1 अगस्त 2024 से, 1 सितंबर 2024 से या 15 सितंबर 2024 से? बताइए क्या होगा राइट आंसर? कब से ये प्रभावी है? 73 का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो ये 1 सितंबर 2024 से प्रभावी है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 1 सितंबर 2024 से 23वें विधि आयोग का जो है प्रभावी हो गया है, गठन हो गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विवाह के समय महिलाओं की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने संबंधी एक विधेयक पारित किया गया है? मतलब 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया गया है विवाह के लिए महिलाओं की आयु, विधेयक पारित किया गया है। किस राज्य में? असम में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में कर दिया है। 18 वर्ष से 21 वर्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको लगा लीजिएगा, स्टार वाले प्रश्न है ये। ठीक है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने संबंधी एक विधेयक पारित किया गया है महिलाओं की आयु को लेकर, विवाह के आयु को लेकर। चलिए अगला प्रश्न है कि समाचारों की सुर्खियों में रही लिंग करम्पुआंग गुफा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह गुफा इंडोनेशियाई द्वीप सुलावेसी पर स्थित है। दूसरा कथन है, ये विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात अलंकारिक गुफा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों ही सही है। यह गुफा इंडोनेशिया द्वीप सुलावेसा पर स्थित है, ये भी ठीक है। और ये विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात अलंकारिक गुफा है, ये भी ठीक है। लिंग करुम्पा आंग गुफा है, ये इसका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समाचारों की सुर्खियों में रहे प्रवाह PRAVAHA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाचारों की सुर्खियों में रहे प्रवाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों जितने भी प्रश्न ये मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपको, तो इस निचोड़ है, कह लीजिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है अपने आप में। ये IAS PCS लेवल तक के प्रश्न है दोस्तों। यदि आप तैयारी कर रहे हैं IAS PCS संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की, तो उस लेवल के प्रश्न है ये। तो क्या आप देख रहे होंगे पैट का 2023 का, आप जिसने भी एग्जाम दिया होगा, कैसा प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे गए थे, तो उस लेवल तक के ये प्रश्न है दोस्तों। तो प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए तो प्रवाह के बारे में जो है कथनों पर विचार कीजिए। यह कम्युनिकेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर है। दूसरा, प्रवाह का पूर्ण रूप पैरेलल RANS रैंस सोल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस है। ठीक है, या आपका, ठीक है, इससे तीसरा कथन है इसके बारे में, इसे लॉन्च वाहनों, पंख वाले और बिना पंख वाले पुनः प्रवेश वाहनों पर बाह्य और आंतरिक प्रवाह का अनुकरण करने के लिए VSSC में विकसित किया गया। बताइए उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? प्रवाह के बारे में कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो ये तीनों विकल्प सही हैं।
याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, 77वां प्रश्न है आपके सामने है कि विश्व का ऐसा पहला देश जिसने भविष्य में कृषि एवं सहायक क्रियाएं फार्मों पर कार्बन डाइऑक्साइड कर लगाने का निर्णय लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड कर लगाने का निर्णय लिया है डेनमार्क, न्यूजीलैंड, कनाडा या स्वीडन। विश्व का पहला देश बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो याद रखेंगे डेनमार्क, ऑप्शन ए। ठीक है। सुअर, देखिए यहाँ पे सुअर का मां जिसको पोर्क बोलते हैं एवं दुग्ध उत्पादों का बड़े निर्यातक देश डेनमार्क ने वर्ष 2030 से पशु उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर कर लगाने का निर्णय लिया है। डेनमार्क याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में, पहला, सेंट मार्टिन द्वीप को बांग्ला भाषा में नारिकेल जजीरा कहा जाता है, जिसका अर्थ है कोकोनट द्वीप। ठीक है। दूसरा, यह बांग्लादेश का एकमात्र कोरल द्वीप है, कोरल द्वीप। और तीसरा आपका, सेंट मार्टिन द्वीप की बात हो रही है, तीसरा आपका, यह बांग्लादेश और म्यांमार सीमा के निकट स्थित है। ये यहाँ पे 3 कथन है, बताना है आपको जो है इनमें से कौन सा सही है। सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में बताइए, सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। तो तीनों सही हैं। जो सेंट मार्टिन द्वीप है, बांग्ला भाषा में नारिकेल जजीरा इनको कहा जाता है, जिसका अर्थ है कोकोनट द्वीप। और बांग्लादेश का एकमात्र कोरल द्वीप है ये सेंट मार्टिन द्वीप। और ये बांग्लादेश और म्यांमार सीमा के निकट स्थित है। तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए सभी 3 किसमें है, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 79 प्रश्न कि समाचारों की सुर्खियों में रहा प्रागैतिहासिक महापाषाण स्थल स्टोनहेंज किस देश में स्थित है। मिस्र, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस। बताइए इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी। याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 80 यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 80 की पिकल बॉल, पिकल बॉल क्या है प्रश्न। पिकल बॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पिकल बॉल एक खेल है जो बैडमिंटन कोर्ट से बड़े आकार के कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, पिकल बॉल जो है एक खेल है जो बैडमिंटन कोर्ट से बड़े आकार के कोर्ट में खेला जाता है, ये ठीक है। पिकल बॉल को पैडल से खेला जाता है जो आकार में टेबल टेनिस के रैकेट से बड़ा होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथन तीसरा क्या है कि पिकल बॉल प्लास्टिक की छिद्रित बॉल से खेला जाता है, प्लास्टिक की छिद्रित बॉल से खेला जाता है। तीनों ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हेमा समिति रिपोर्ट, हेमा समिति रिपोर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। मलयालम फिल्म उद्योग में यौन दुराचार, परिसंकटम उद्यमों में बाल श्रम शोषण, मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा या चिकित्सालयों में चिकित्सकों की सुरक्षा। बताइए हेमा समिति रिपोर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ऑप्शन ए, मलयालम फिल्म उद्योग में यौन दुराचार, ऑप्शन ए याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 82, 82वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस पैरालंपिक चैंपियन को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए अपना राष्ट्रीय आइकन चुना। अवनी लेखरा, सिमरन शर्मा, शीतल देवी या राकेश कुमार। चारों में से राइट आंसर क्या होगा। पैरालंपिक चैंपियन को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए किसे अपना राष्ट्रीय आइकन चुना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, थर्ड और फोर्थ। किस किस को चुना गया है, शीतल देवी और राकेश कुमार को। ठीक है, किसको चुना गया है, शीतल देवी और राकेश कुमार को यहाँ पे चुना गया है। याद रखेंगे शीतल देवी और राकेश कुमार दोनों को चुना गया है। चलिए निर्वाचन के लिए जो विकलांग हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। चलिए 83वां प्रश्न देखेंगे। क्या है प्रश्न नंबर 83 के स्वभाव स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान निम्नलिखित में से किन स्तंभों पर आधारित है। स्वच्छता की भागीदारी, संपूर्ण स्वच्छता, सफाई मित्र, सुरक्षा शिविर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये तीनों पर आधारित है। स्वच्छता की भागीदारी, संपूर्ण स्वच्छता, सफाई मित्र, सुरक्षा। तो तीनों यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मिशन मौसम को लेकर है। मिशन मौसम क्या है। प्रश्न नंबर 84 मिशन मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, देखिए इस तरीके के प्रश्न अब बन रहे हैं, तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो तैयार रहें ऐसे प्रश्नों के लिए। मिशन मौसम के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट, मिशन मौसम संघीय मंत्रिमंडल द्वारा 11 सितंबर 2024 को अनुमोदित किया गया। ठीक है, ये बात ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा, अगले 2 वर्षों के लिए मिशन मौसम का परिव्यय 2000 करोड़ है, ये भी ठीक है। और थर्ड आपका क्या है, मिशन मौसम
मिशन मौसम का क्रियान्वयन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किया जाएगा। तो तीनों यहाँ पे ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ा गड़बड़ हो गया है। क्या इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा आपका, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। जो मिशन मौसम का जो क्रियान्वयन है ये भारत मौसम विज्ञान द्वारा नहीं किया गया। ठीक है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है उसके द्वारा ये किया गया है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे कथन ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, 85वां प्रश्न आपके सामने क्या है? प्रश्न नंबर 85, समाचारों की सुर्खियों में रहे ककाडू 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अरब सागर में उठे कम दबाव का एक क्षेत्र है ककाडू 2024, या धान की एक प्रजाति है, या डरबिन ऑस्ट्रेलिया के संपन्न बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है, या डी जोधपुर राजस्थान में संपन्न थल सेना का एक अभ्यास है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ककाडू 2024 जो है आपका, वो डरबिन ऑस्ट्रेलिया में संपन्न बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है। ककाडू 2024 डरबिन ऑस्ट्रेलिया में संपन्न एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए, 86वां प्रश्न आपके सामने, पढ़ के अच्छे से राइट आंसर दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, श्री विजयपुरम है, ऑप्शन ए। याद रखेंगे, भूलना मत इसको। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, स्टार वाला प्रश्न है। चलिए, प्रश्न नंबर अगला, दक्षिण पूर्व एशियाई का कौन सा देश प्रचंड तूफान यागी से प्रभावित हुआ? कौन हुआ यागी से? थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम या इंडोनेशिया? बताइए, दक्षिण पूर्व एशियाई कौन सा देश प्रचंड तूफान यागी से प्रभावित हुआ है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, यागी से जो प्रभावित हुआ है, बताइए कौन हुआ है? तो वियतनाम, ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 88वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पुरातत्वविदों को हाल ही में हैदराबाद में नवपाषाण युगीन दुर्लभ पत्थर के औजार मिले, जिनसे ज्ञात हुआ कि हैदराबाद का इतिहास लगभग 6000 वर्ष पुराना है। ठीक है, क्या ये बात सत्य है? इन कथनों पर विचार करके आपको बताना है। ठीक है, तो ये बात सत्य है। दूसरा, नवपाषाण युग के अंतर्गत मानव पत्थर से बने औजारों और हथियारों को प्रयुक्त करते थे, ये भी ठीक है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे कथन ठीक हैं हैदराबाद को लेके। और यहाँ पे अब देखेंगे प्रश्न नंबर 89, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, कि ऑपरेशन सद्भाव का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये आपसे पूछा है। ऑपरेशन सद्भाव का संबंध जो है किससे है? मणिपुर में शांति स्थापना हेतु प्रयास? नहीं। चलिए, दूसरा देखते हैं। ऑपरेशन सद्भाव जो है भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से आई भयंकर बाढ़ प्रभावित लाओस, म्यांमार और वियतनाम में मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने से है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या? ऑपरेशन सद्भाव। तो दोस्तों ये थे दोस्तों आपके जो वॉल्यूम फर्स्ट थी प्रतियोगिता दर्पण की 2025 की वॉल्यूम फर्स्ट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने सभी कवर कर लिए हैं इन 3 वीडियोस के माध्यम से। वो दोस्तों बहुत जल्द आज ही के दिन दोस्तों वॉल्यूम T2 जो है आपका वॉल्यूम 2 प्रतियोगिता दर्पण का 2025 उसकी भी जो कुछ बचे हुए प्रश्न हैं महत्वपूर्ण उनको मैं कराने वाला हूं। कुछ प्रश्न मैं करा चुका हूं, तो वो कहाँ मिलेंगे? प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो वहीं पे आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। पढ़ते रहिए अच्छे से।